चलो करें क्या स्टार्ट। अभी बेसिकली ये अपना लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बाद शायद अपन CSR VSR के बारे में पढ़ेंगे, राइट। हाँ। सो अगर आपको मैं बेसिकली सम अप करता हूँ ना, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन कि सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोगों ने फोकस किया था दैट वाज टुवर्ड्स द ओनर्स, राइट। अच्छा, ओनर के तरफ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बनता है? द बेसिक लॉजिक विच वी सॉ इज कि ओनर्स हमारे बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, राइट। कहीं ना कहीं दे आर हैविंग द आइडिया इन देयर माइंड जो उनको इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दिस इज नंबर वन। दूसरा, अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स के बारे में भी पढ़ा था। अच्छा, इन्वेस्टर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्यों बनती है? क्योंकि वो लोग हमको फंडिंग देते हैं, राइट। दे आर गिविंग अस द मनी टू ऑपरेट द बिजनेस। तीसरा, हम लोगों ने बात किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज़, राइट। एम्प्लॉइज़ के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बनती है? बिकॉज जो भी प्लान ओनर ने बनाया है, जो भी ओनर के दिमाग में चीज़ें हैं, राइट, उसको इम्प्लीमेंट करता कौन है? एम्प्लॉइज़ करते हैं। इसके लिए एम्प्लॉइज़ के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे जैसे हम लोग आगे गए, हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा, कस्टमर्स के बारे में पढ़ा। अच्छा, कस्टमर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्यों बनती है? क्योंकि फॉर्चुनेटली ये जो भी आप प्लान बना रहे हो, इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है और आपके कस्टमर्स आपके प्लान को क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से सक्सेसफुल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेस करके या आपकी सर्विसेज को अवेल करके। बिकॉज जो भी पैसा ओनर ने, इन्वेस्टर ने अपने बिजनेस के अंदर लगाया है, राइट, इसको रिटर्न्स देने का काम अपने को कौन कर रहा है? अपने कस्टमर्स कर रहे हैं। इसके लिए कस्टमर्स के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे जैसे हम लोग आगे गए, हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा? बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट which has making all the rules and regulations for us, who has given us the license to operate the business in India. इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो जितने भी सब्सिडीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए, आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में डिस्कस किया है, स्टैंडअप इंडिया के बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया है। तो ये सारे के सारे जो प्लान्स है, ये सारे के सारे जो आइडियोलॉजी है, ये आपके लिए बनाया किसने है? सरकार ने बनाया। इसके लिए जितने भी लोगों के बारे में हमने पढ़ा है, जिनके अगेंस्ट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो किया। इसके लिए बेसिकली हमारी उनके तरफ जिम्मेदारी बनती है, हमारी उनके तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट जब मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, अच्छा, कम्युनिटी के प्रति, सोसाइटी के प्रति या आम जनता के पब्लिक के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? देखो, बाकी अगर अपन सबकी बात करते हैं, आप एम्प्लॉयज़ की बात करो, आप कस्टमर्स की बात करो, आप इन्वेस्टर्स की बात करो, सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो हमारे बिजनेस को दिया है। इसके लिए हम उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी को फुलफिल कर रहे हैं। बट व्हेन इट इज़ कमिंग टू जनरल पब्लिक इन जनरल, उन्होंने हमको क्या दिया है, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए एंड क्यों होनी चाहिए? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन दिस? अगर आप अपना बिजनेस ऑपरेट करते हो, विल यू एवर केयर फॉर देम हु हैव डन नथिंग फॉर यू? कैसे, क्यों केयर करेंगे? व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? एंड केयर करोगे भी तो आप क्या केयर करोगे? क्या आम जनता की वजह से चल रहा है? टेल मी। सी, those whoever is purchasing the goods or availing the services from me, they are in the category of customers and उनके प्रति मैं ऑलरेडी मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। एंड उसी सोसाइटी का जो हिस्सा मेरे को इन्वेस्टर्स के तरफ से सपोर्ट कर रहा है, मेरे को, मैं उसी की तरफ भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये बाकी सब छाटने के बाद आम जनता, आम सोसाइटी, आम कम्युनिटी के तरफ बेसिकली अपनी जिम्मेदारी फुलफिल करने की बात कर रहा है। व्हाई आई एम सपोज टू सर्व टू द थर्ड पार्टी, जिसका मेरा और मेरे बिजनेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब प्रैक्टिकली आप मेरी बात सोचना, प्रैक्टिकली समझना मेरी बात को। क्या आज के तारीख में जितने भी लोग भारत के अंदर रहते हैं, सबके पास कार्स अवेलेबल है क्या? पहली बात तो आंसर इज ऑलवेज नो, राइट। 140 करोड़ की आबादी है। अगर आप 100 करोड़ लोगों को भी कार दोगे ना, तो भी 40 करोड़ लोग यहाँ पे विदाउट कार के रह जाते हैं। लेकिन क्या वो 40 करोड़ लोग पॉल्यूशन से इम्पैक्ट या अफेक्ट होते हैं क्या? एब्सोल्युटली यस। तो क्योंकि आपका बिजनेस कोई ना कोई तो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके कारण आपके कस्टमर को बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन उसका कॉस्ट किसी थर्ड पार्टी को भी भरना पड़ रहा है। एंड वो थर्ड पार्टी को यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए लॉ ने अपने अंदर क्या दिया है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने की बात की हुई है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अपन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और बेटर तरीके से मैं आपको बताता हूँ।
पर्सनली मैं कभी भी लेदर प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करता हूँ, राइट। लेकिन लेदर प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद जो भी केमिकल वाला पानी है वो कहाँ जाता है, नदी में जाता है, और नदी से पानी जो फिल्टर होके आता है वो हमारे घर पे आता है, राइट। भले ही हमारे घर में उसको दोबारा से फिल्टर किया जाता है, लेकिन मेरे को सिंपल सी बात बताओ, क्या लेदर इंडस्ट्रीज़ के कारण वो जो पानी में पोल्यूशन हो रहा है, उस पानी के पोल्यूशन का इम्पैक्ट मेरे अंदर भी हो रहा है क्या? एब्सोल्युटली यस। तो बिजनेस की मेरे प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, वो बिजनेस को मेरे को भी कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। ऐसे अपने को ये लॉजिक समझाता है, ऐसे अपने को ये बेसिक रीजनिंग देता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे, ठीक है। तो बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स अदर पीपल, ये समझने से पहले आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन क्लियर करो कि क्यों बनता है, एंड इसके पीछे का ये लॉजिक है, इसके पीछे का ये आंसर है। अब क्या क्या जिम्मेदारी बनता है अपन एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं, राइट। सबसे पहले अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाता हूँ मैं आपके साथ। चाइना जैसी कंट्री है जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में देती थी। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, समंदर के अंदर पोल्यूशन होता है, पता है आपको? सारा का सारा प्लास्टिक वेस्ट और ऑयल वगैरह समंदर के अंदर जो स्पिल होता है ना, भारत उसका मेजर रीज़न है पोल्यूशन के, समंदर के पोल्यूशन को ये करने के लिए। सो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, बाकी के जो देश है जैसे जापान है, न्यूजीलैंड है, आपको नहीं लगता है इनकी कोई गलती नहीं है तो भी इनके कंट्री में सुनामीस आते हैं, राइट? दे आर सफरिंग बिकॉज वी आर पोल्यूटिंग द पोल्यूशन, और हमारे कारण जितने भी मरीन लाइफ के ये है सारे के सारे, वो सारे भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, एंड उनके इम्पैक्ट होने के कारण फ्लड्स आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ें नहीं चल रही है। तो ये सब के सब बेसिकली हम जैसे आम जनता सफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए बिजनेस की जिम्मेदारी है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सर कैसे एनवायरनमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे ये लोग क्या बोलते हैं, जितना हो सकता है आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश करो। सर उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को अपना के। सर इसका एक एग्जांपल बता दो। आपने देखा होगा हम सबके घर पे अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, राइट, वो बेसिकली एमएससीबी का इलेक्ट्रिसिटी आता है, लेकिन आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट इज गिविंग द सब्सिडीज कि आप ये इलेक्ट्रिसिटी से स्विच होकर सोलार की तरफ आ जाओ। वाई? बिकॉज सोलार इज अ क्लीन एनर्जी। कहीं ना कहीं जो भी होता है सब नेचुरल तरीके से होता है, सनलाइट से पूरी की पूरी रोशनी आती है, जिसको हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करके स्टोर करते हैं, एंड उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं, खुलेआम बिंदास यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ भी हैम्पर नहीं होगा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये लोग अपने को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजर पोल्यूशन जो हमारे भारत के अंदर है ना, वो आज के तारीख में एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन है। चाइना की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, एक टाइम था जब चाइना का पोल्यूशन, चाइना का एयर क्वालिटी लगभग 700 तक टच हो गया था, जो कि अपने दिल्ली में आज की तारीख में 500, 450, 500 के आसपास है। आप मेरे को बताओ, चाइना आज के तारीख में अपने भारत को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि लेट अस हेल्प यू इन क्लोजिंग दिस पोल्यूशन, लेट अस हेल्प यू इन रिड्यूसिंग दिस पोल्यूशन। हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल बाय वे ऑफ मेकिंग क्लीन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम लोग क्लीन कैसे बना सकते हैं? रिवर्स को अच्छी तरीके से साफ करना है, रिवर्स के अंदर कोई भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं डालना है, टाइम टू टाइम बेसिस पे प्रॉपर आपको ट्रीज उगाना है। आपने मैंग्रोव्स के बारे में सुना है कभी? यू नो व्हाट इज मैंग्रोव्स? क्या होता है मैंग्रोव्स? पानी के अंदर उगने वाले पेड़। ये ऐसे पेड़ होते हैं ना जो पानी बाहर नहीं आने देते हैं, एंड क्योंकि अपने भारत के अंदर पूरा का पूरा मैंग्रोव्स का हम लोगों ने सत्यानाश कर दिया है, इसके कारण क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की जो भी एरियाज है ना उसको पूरी तरीके से तबाह कर रहा है, पूरी तरीके से फ्लड्स करके परेशान कर रहा है, राइट। सो हमको बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए जो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखना है। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि आप अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखो, आपके कस्टमर कोई और है, आपके इन्वेस्टर्स कोई और है, आप प्रॉफिट किसी और को दे रहे हो, लेकिन आपके बिजनेस करने के चक्कर में नुकसान मेरे को भी हो रहा है, तो आपको जो नुकसान आपने किया है उसको भरपाई करना पड़ेगा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी 1-2 दिन पहले, अनंत अंबानी ने कार्बन का धंधा चालू कर दिया। आपको मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। आपने वेदांता के बारे में सुना है? क्या है वेदांता? साइंस के लिए कोचिंग क्लासेस है। देयर इज वन मोर थिंग, वन इज वेदांता। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ना जितना हो सकता है, उन्होंने शायद ऐसे प्लेज लिया था कि हमारी फीस जितनी भी आएगी ना उसका 0.1% हम लोग क्या करेंगे, उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए, एनवायरनमेंट पर्पस के लिए खर्चा करेंगे। और अनंत अंबानी का भी एक बेसिकली इनिशिएटिव है, अगर आपको मैं बताऊं तो वो क्या है, वाइल्ड लाइफ वाला वंतारा, क्या है
है ना। सो बेसिकली दे आर एंटरिंग इनटू अ फॉरेस्ट, जहाँ पे वो लोग सारे के सारे एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू करके अपने फॉरेस्ट के अंदर रख रहे हैं। व्हाट इज द बेसिक पर्पस कि आज नहीं 2040 में जब बेसिकली आप अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल करके पैसा कमा सकते हो, सो दे हैव एंटर्ड इनटू अ बिजनेस ऑफ दिस, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरीके से अपने को अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इवन दो आई एम नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द बिजनेस इन एनी सेंस। सेकेंड देखो ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज की ये लोग बात कर रहे हैं? एज अ इंडिया अपने यहाँ पे बारिश के टाइम पे भी ना पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज बाई 24/7 द वाटर इज गेटिंग फंडेड, बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ पूरे भारत की बात करता हूँ ना, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है आज भी अपने भारत में, जब रेनी सीजन होता है तब भी। Why? Because the resources are limited and we are using it like hell, right? अगर मैं प्रैक्टिकली आपके साथ इसकी बात करता हूँ ना, हमारे पास ज़मीन भी लिमिटेड है। अगर मैं और प्रैक्टिकली आपके साथ बात करता हूँ, हमारे पास फ्यूल्स भी लिमिटेड है। इसीलिए तो बेसिकली हम लोग पेट्रोल एंड डीजल से अभी स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारे के सारे बेसिकली हम लोग लिथियम बैटरी के बेसिस पे उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, आपके आने वाली जनरेशन उसको सफ़र कर रही है। आई एम टेलिंग यू वन सिंपल थिंग, यू नो, आपको पता है कोविड जैसे सिचुएशन के अंदर मैंने कहीं पे तो आर्टिकल पढ़ा था, मैं आपको कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने कहीं पे तो आर्टिकल पढ़ा था कि कोविड से जो वैक्सीन लगी है अपने को, राइट, वो वैक्सीन का लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट्स है, और वो साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली आपके आने वाले जनरेशन में आपको देखने को मिलेगी। शायद अपने को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अपने आने वाली जनरेशन उस चीज़ को देख सकती है। आप सोचो ना, इंडस्ट्रीज हम बना रहे हैं, स्टार्टअप्स हम बना रहे हैं, बिजनेस हम बना रहे हैं, अपनी कंट्री को डेवलप्ड हम बना रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जैसे ही पैदा होगी ना, वो एयर पोल्यूशन का शिकार होगी। जैसे ही पैदा होगी वो वाटर पोल्यूशन का शिकार होगी। जैसे ही पैदा होगी उनको जो भी खाना मिलेगा आज के तारीख में, वो सारा का सारा फर्टिलाइजर वाला खाना मिलेगा। कहीं ना कहीं दिस इज इम्पैक्टिंग देयर लाइफ एज वेल। वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो आपके पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि आप अपना भी नुकसान नहीं कर रहे हो और अपने आने वाली जनरेशन के लिए थोड़ा बहुत स्टोर करके भी रख रहे हो, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। व्हाट इज वीकर सेक्शन? व्हाट इज वीकर सेक्शन? यू नो, आपने पढ़ा होगा EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लासेस, OBC, SC, NTA, NTB, you know what are this caste and what are this criteria? ये क्राइटेरिया होना चाहिए आपके हिसाब से। आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हमारे लिए, हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था ना, तो ही हैड मेंशन्ड अबाउट दिस कैटेगरीज कि इन कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, क्यों मिलना चाहिए और कहाँ मिलना चाहिए? एजुकेशन में भी मिलना चाहिए, जॉब सेक्टर्स के अंदर भी मिलना चाहिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उन्होंने रखा था ना, ये अपनी भारत की परिस्थिति को उस समय ध्यान में देखते हुए रखा था। प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आज के तारीख में ऐसे लोग भी SC, ST, OBC, EWC का बेसिकली क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, जो बंदा बहुत अच्छे खासे लेवल पे है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं OBC कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, अगर मैं SC कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, एंड विथ हिज ग्रेस मेरे पास सब कुछ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है, तो मेरे को मेरा वो जो कैटेगरी है उसको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, उसको क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा बंदा है विच इज़ एक्चुअली डिजर्विंग, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। हालांकि ये पॉइंट से मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको जो भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रखना चाहिए, थोड़ा बहुत रिजर्वेशन रखना चाहिए, ताकि अगर कोई वहाँ से आ रहा है तो आप उनको जॉब दो। आप अगर उनको जॉब दोगे तो कहीं ना कहीं उनका लाइफ साइकिल भी सुधरेगा। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। चौथी अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकवर्ड रीजन्स? हाँ, सिंपल बात करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने पढ़ा है रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। व्हाट इज अर्बन एंड व्हाट इज रूरल? अर्बन इज सिटी, रूरल इज। आपको मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ बताता हूँ। आज के तारीख में बैंगलोर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से सत्यानाश हो चुकी है उसकी, जो हालत अपने पुणे की भी हो गई अभी, और यही हालत मुंबई की भी हो चुकी है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जहाँ पे स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमारे पिंपरी चिंचवड़ को स्मार्ट सिटी बोला जाता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइट। स्मार्ट सिटी का मतलब है हमारे यहाँ पे सारी सुविधा का ऑलरेडी बंदोबस्त हो चुका है। तो अगर हमारे यहाँ पे सारी सुविधा का बंदोबस्त हो चुका है,
उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे ही सिर्फ डेवलपमेंट करते जाओगे तो फिर अपना भारत आगे बढ़ रहा है कि जहाँ है वहीं रुका है। कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द बिजनेस इन दैट एरिया जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, आप अपने बिजनेस को वहाँ सेटअप करो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दैट मीन्स टू से दे आर आस्किंग कि आप विलेज एरिया में अपने बिजनेसेस को क्या करो, सेटअप करो। इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा, वो जो विलेज है जहाँ पे आप अपना बिजनेस लगाओगे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा यानी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलेगा तो वहाँ के लोगों को इनकम सोर्स मिलेगा, और अगर उनको इनकम सोर्स मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होगा, राइट। अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू से कि सिटी के जो लोग हैं वो अपने लेवल पे, मिडिल क्लास के ऊपर लेवल पे है, आपको उन लोगों को फोकस करना चाहिए जो पॉवर्टी के नीचे है, जो बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी भी सफ़र कर रहे हैं फॉर द हैविंग 2 वक्त का खाना, राइट। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि आप विलेज एरिया में जाओ, आप गांव में जाओ, वहाँ पे डेवलपमेंट करो ताकि हमारा वो एरिया जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है वो भी डेवलप हो जाए, ताकि अपना पूरा का पूरा देश आगे साथ में बढ़ सके। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, राइट। देन protest against anti-social activities. What is anti-social? Anti-social activities. Yes, sir. Second number. What is second? Smuggling. Okay, illegal. और कुछ? Anti-social. मेरे पास है चीज़ें दिमाग में लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ. I have so many things to talk on this. What is anti-social? समाज में रहते हुए समाज को खुरेदना इज एंटी सोशल। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करना इज एंटी सोशल। मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ बेसिकली बात कर रहा हूँ। जिस परिवार ने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है उसी फैमिली के अगेंस्ट अगर मैं जाता हूँ, एम आई एंटी सोशल? एब्सोल्युटली यस, राइट। सो 2 नंबरी का धंधा करना जैसे ही पॉइंटेड आउट, इलीगल बिजनेस करना जैसे शी पॉइंटेड आउट, ये सारे के सारे एंटी सोशल कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो आपको पूरी कोशिश नहीं बल्कि 100% श्योरिटी के साथ इंश्योर करना है कि आप इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। सर क्यों? क्योंकि आप अगर इन्वॉल्व होते हो तो इससे जो इनकम मिलेगा बट ऑब्वियस है वो काला धन होगा, और अगर वो काला धन होगा तो आपको लगता है हम लोग सरकार का उसको डिस्क्लोजर देंगे टैक्स के फॉर्म में? कभी नहीं। इनडायरेक्टली हम लोग हमारे भारत के काले धन को बढ़ापन दे रहे हैं, हम लोग हमारे भारत के हर काले करकुते को बढ़ापन दे रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इवन दो आई एम नॉट अ कस्टमर, लेकिन आई कैन से दिस टू यू कि आपकी ये जिम्मेदारी है मेरे प्रति, ठीक है। करप्शन नहीं खिलाना, अपन निकल पड़ा ना, कस्टमर्स नो फेवर्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस इफ यू गाइस आर अवेयर? लोन प्रोवाइड करना। किसको लोन प्रोवाइड करेंगे मैम? आप मेरे को बताओ, बिजनेस मेरा, आइडिया मेरी, मेहनत मैंने किया, नुकसान मैंने बेयर किया, आप इलिटरेट हो तो आपको मैं लोन दे दूं क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ एंड आई एम हैविंग द फंड्स इन माय अकाउंट। मतलब पैसे वाला होना भी नुकसान है क्या आजकल के तारीख में? मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट इन माय हेड। व्हाट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस? व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस? द बेस्ट एग्जाम्पल इज टाटास। अगर आप मेरे साथ एजुकेशन की बात कर रहे हो तो कहना है से अगर आपके पास सफिशिएंट फंडिंग है तो डेफिनेटली आप उस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकते हो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। नंबर 1, राइट। वो बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का। नंबर 3, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाड़की बहनी योजना, आप क्या करो, उसको अच्छी तरीके से स्किल सेट प्रोवाइड कर सकते हो। आज की तारीख में क्या कोई ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपको स्किल प्रोवाइड करती है? यस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। आप मेरे साथ HDFC बैंक की बात करो, आप मेरे साथ इन्फोसिस की बात करो, आप मेरे साथ टाटा की बात करो, आप मेरे साथ अदानी की बात करो। इनके CSR एक्टिविटी के अंदर बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों के हाथ में स्किल्स देते हैं ताकि वो लोग खुद जाके क्या कर सके, जॉब के लायक बन सके, ना कि आपके ऊपर और डिपेंडेंसी बन सके, जिस तरीके से आजकल के दौरान में स्कीम के तहत अपने को फ़ायदा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सो ये लोग अपने को क्या बोल रहे हैं, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दो। असिस्टेंस का मतलब हेल्प होता है। असिस्टेंस किस फॉर्म में देंगे आप? डोनेशन के फॉर्म में देंगे, ताकि हमारे भारत के अंदर जितनी भी पॉवर्टी है, गरीबी है, इलिटरेसी है, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, एंड हमारा भारत एक एजुकेटेड देश बन जाए, ताकि हर एक पर्सन खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपनी फैमिली को आगे लेके जा सके, किसी के ऊपर उसका डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से।
सो अगर मैं आपके साथ यहाँ पे टाटास की बात करता हूँ तो डेफिनेटली व्हेन आई वाज वर्किंग विद टाटास ना, देयर इज़ वन एंटिटी जिसको टाटा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। टाटा ट्रस्ट बहुत सारे अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं उनका एजुकेशन का खर्चा अपने सर के ऊपर उठाती है। तो अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन का खर्चा अगर उनके हाथ में है तो कहने से बच्चे विल गेट एजुकेटेड। यस, अगर बच्चे एजुकेटेड है तो हाथ फैलाने से अच्छा है वो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे या एम्प्लॉयमेंट करके वो लोग अपनी ज़िंदगी को खुद आगे लेके जा सकते हैं। और जो बच्चा खुद इन हालातों से गुजरता है ना, उसके दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और जब भी वो बिजनेस करता है, जब भी वो एम्प्लॉयमेंट में जाता है, वो अपने इनकम का ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसे चैरिटी वर्क में डोनेट करता है ताकि बाकी सारे लोग ऐसे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें। तो एज अ बिजनेस आपकी जिम्मेदारी है उनको सपोर्ट करना, क्योंकि आप भारत में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंट कंजेशंस। व्हाट इज कंजेशंस? व्हाट इज कंजेशन? सिंपल सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। कंजेशन, ठीक है, बट कंजेशन का मतलब क्या होता है सर? कंजेशन दो होते हैं, एक कंजेशन होता है, कंजेशन का मतलब रिलैक्सेशन होता है, लेकिन यहाँ पे कंजेशंस लिखा है, जी है। व्हाट इज कंजेशंस? मुंबई की लोकल को देखा है कभी? मुंबई के लोकल के अंदर लोगों को देखा है क्या ना, ऐसे कंजेशंस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। व्हाट इज कंजेशन? समझना मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझना इस चीज़ को। आप मानते हो मेरी बात कि गांव-गांव से लोग सिटी में आते हैं जॉब करने के लिए? आते हैं कि नहीं आते? आप मेरे को बताओ, उन गांव में अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो आपके जो लोग हैं, जो उस गांव के लोग हैं, कहना ऐसे, वो आपको वहीं पे अपनी सर्विस देके अपनी फैमिली के साथ पूरा गुजारा कर सकते हैं। एंड क्योंकि आप गांव में उनको बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, इसके लिए वो लोग अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए गांव छोड़ के सिटी में आ रहे हैं एंड सिटी को ओवर क्राउड कर रहे हैं। एंड जब सिटी ओवर क्राउड होगा तो हर चीज़ में परेशानी होगी, ट्रैवल में परेशानी होगी, रहने में परेशानी होगी। आज के तारीख में मुंबई का अगर आप 1 रूम की बात करते हो ना, वहाँ का रेंट 20 से 25 हज़ार है, रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और यही चीज़ अगर मैं आपको कोई पुणे की बात करूँ तो शायद हो सकता है 10 से 15 हज़ार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यही चीज़ अगर मैं आपके साथ अहमदाबाद की बात करता हूँ, गुजरात की बात करता हूँ, तो 7-8 हज़ार में आपको बेसिकली मिल जाएगा। एंड यही चीज़ अगर मैं कोई और ठंडे जगह पे बात करता हूँ ना कहीं यू विल बी सेटलिंग एट 5 to 6,000 का रेंट। बैंगलोर के अंदर 1 BHK का रेंट मेरी फ्रेंड वहाँ पे कर रही थी, इट वॉज 35,000 रेंट। इट वॉज जस्ट 1 RK, नॉट 1 BHK, सॉरी, इट वॉज 1 RK। RK मतलब एक रूम एक किचन। क्या करती है वो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप सोचो, एक महीने का 35,000 वो 1 RK का रेंट पे कर रही है, मतलब वहाँ पे कितना ज़्यादा कंसेशन। ओवर क्राउड है। क्यों ओवर क्राउड है? अब थोड़े समय पहले आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखा होगा, पुणे का न्यूज़ देखा होगा, तो पुणे यहाँ से लेकर पुणे पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं रहेगा तो आप 15-20 मिनट के अंदर पहुँच जाते हो। दिवाली के समय में यहाँ से 20 to 15 मिनट्स में बेसिकली एक पर्सन दूसरे सिटी तक जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। क्यों? क्योंकि सारे लोग अपने अपने घर को चले गए थे। कहना ऐसे, अगर आप उनके लोकेलिटी में उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तो कंजेशन कम होगा, कंजेशन कम होगा तो इन्फ्लेशन भी एक लिमिटेड लेवल तक बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं, है ना? नेक्स्ट देखो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाउ कैन आई एज अ बिजनेस हेल्प आउट विथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? बाय एक्सपांडिंग, है ना? एक्सपांड करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? टाटा की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो टाटा आज की तारीख में कमर्शियल व्हीकल बनाता है, यस। 4 व्हीलर बनाता है, यस। टाटा ने अभी प्लान किया है कि वो लोग 2 व्हीलर्स भी बनाएंगे। तो अगर 2 व्हीलर टाटा बनाएगा तो 2 व्हीलर के लिए सेपरेट स्टाफ हायर करेगा, यस। दिस इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एब्सोल्युटली यस। अब आप अगर गांव-गांव में जाके अपने फैक्ट्रीज को सेटअप करोगे तो कहना है गांव के सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यस। दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ। So as a business, you are not supposed to only earn the profit and fulfill all the needs of your family, you know, all the desires of your family, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमारे देश को contribute भी करना है by way of generating the employment। रशिया के अंदर अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, थोड़ा सा ये चीज़ को समझना, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। रशिया देखा है आपने मैप के अंदर, रशिया के पास में चाइना है, ठीक है। रशिया में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, एंड चाइना के पास लेबर बहुत ज़्यादा है, भारत के पास भी लेबर बहुत ज़्यादा है।
चाइना के पास लेबर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद रशिया उनको इनवाइट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि चाइना की एक गंदी आदत है कि जहाँ पे भी इनके लोग जाते हैं ना, वो लोग वो टेरिटरी को अपना बना देते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाइना का इतिहास बोलता है। आप चाइना का पहले का मैप देख लो और आज का मैप देख लो, थोड़ा 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 करके मैप को क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैप बेसिकली उनका एक्सटेंड होता जा रहा है। अपने भारत का भी अगर आप देखोगे ना, अपने भारत के अंदर भी जो एपी है उसको भी अक्वायर करने का चाइना का पूरा प्लान है, पूरा का पूरा प्लान। आप मेरे को बताओ, रशिया एंड चाइना हैज़ अ सेम बॉर्डर, सो अगर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो धीरे धीरे करके रशिया किसकी कस्टडी में जाएगा? चाइना। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच में गैप है क्या? बहुत बड़ा गैप है, बहुत मल्टीपल कंट्रीज है बीच में। इसके लिए रशिया यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास लेबर है, हमारे पास काम है, आप अपने लेबर को हमारे पास भेजो। कब भेजेंगे? जब इंडिया और रशिया के टाइस अच्छे होंगे। टाइस कब अच्छे होंगे? जब आप इंटरनेशनली बिजनेस करेंगे, यानी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। समझ रहे हैं अपन क्या बात कर रहे हैं? चलो, व्हाट इज फर्स्ट? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। क्या है फर्स्ट? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। व्हाट इज नंबर 2? मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। आप अपने मॉम से सीखो कैसे मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस करते हैं। पहले जो चीज़ मैं पहनता था, राइट, एज अ शर्ट, उसको जब पूरी उसकी वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो जाती थी, तब वो घर का कपड़ा बनता था, और घर के कपड़े के बाद फिर वो पोछा बनता था, और पोछे के बाद फिर वो गाड़ी का कपड़ा बनता था, और गाड़ी का कपड़ा बनने के बाद भी शायद आगे उसको कहाँ यूज़ करते होंगे मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन होता था यूज़। आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ, मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? आपको पता है हमारा भारत रिसाइकलिंग के तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। यू गाइस आर ग्रोन अप नाउ। मैं आपके साथ डायरेक्टली बात करता हूँ। सैनिटरी पैड्स पता है आपको? यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ इट। सैनिटरी पैड्स को भी रिसाइकलिंग आज के टाइम पे किया जाता है। अर्लियर टाइम पे इट वॉज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ नॉन रिसाइकलेबल, एंड वो एक जगह पे डंप जमा होते होते बहुत बड़ा ये कर देगा। लेकिन आजकल के टाइम पे वेर आई वॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो एज अ गेस्ट लेक्चरर, वहाँ पे बेसिकली एक बच्चा था साइंस का, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें उसने एक सैनिटरी पैड को जला के दिखाया। जला के दिखाया मतलब इस तरीके से उसको जलाया ताकि पोल्यूशन को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड वो जो वेस्ट है वो वेस्ट भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रीयूज़ के लायक बन रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फोकस। आपने देखा होगा बहुत सी बार, पुराने बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा, दूध को साइड से नहीं फाड़ने का, उसका जो पैकेट होता है वो रीयूज़ नहीं होता है, ये सब नॉनसेंस है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बताऊँ ना, जितना ज़्यादा रिसाइकल होना चाहिए उतना ज़्यादा रिसाइकल होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप जो बुक्स लिखते हो ना, वो बुक्स भी बहुत सारे रिसाइकल पेपर के बेसिस पे बनाए जाते हैं। मेडिसिन्स के पैम्पलेट की अगर मैं बात करता हूँ, उसके कवर्स की बात करता हूँ, वो भी रिसाइकल है। पॉलिथीन्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, वो भी रिसाइकल है। पेन, पेंसिल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रिसाइकल है। इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक को जितना हो सकता है उतना कम यूज़ करो। समझ में आ रहा है कि अपन क्या याद कर रहे हैं? यस, व्हाट इज नंबर 3? रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। शुड यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? आई डोंट थिंक सो। इफ यू आर हैविंग अ डिसेंट सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप इस चीज़ को कभी अग्री नहीं करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है आप उसको बिंदास रिजर्वेशन दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है और जिसके पास सफिशिएंट पैसा है, दे शुड अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि आपके रिजर्वेशन लेने के कारण जो डिजर्विंग बच्चा है उस कैटेगरी का, वो पीछे रह जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? इसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, व्हाट इज नंबर 4? डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। कौन से बैकवर्ड रीजन्स? आप सब पुणे में ना, पुणे के अंदर बैकवर्ड रीजन कौन सा है बताओ तो? पिंपरी चिंचवड बैकवर्ड एरिया नहीं? निगड़ी? थोड़ा सा आगे जाएंगे अपन, पुणे की तरफ अगर मैं जाता हूँ आपके साथ, पुणे की बात कर रहा हूँ, पुणे के अंदर हड़पसर बैकवर्ड एरिया के अंदर आता है क्या? कातरेज? प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना यार अगर आप ऐसे कुछ एरिया में, मेरा आपसे कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ पुणे सिटी की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा गूगल पे आज कर लेना कि कौन सी एरिया बैकवर्ड है। आई डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी मेक द पीपल ऑफेंडेड, राइट? लेकिन इतना समझ के ले लो कि अपने भारत के अंदर बहुत सारी एरिया क्या है, बैकवर्ड एरियाज में है। तो जो इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेसिफिक जगह है, आप वहाँ पे इंडस्ट्री ओपन करो। रेसिडेंट्स के लिए जो जगह है, आप वहाँ पे रेसिडेंट से रहने दो। अगर आप दोनों जगहों को मिक्स कर रहे हो तो दिस कैन क्रिएट अननेसेसरी परेशानी फॉर अस, राइट? व्हाट इज नंबर 5? प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़।
I don't want to take any name. Recently there was some event which happened in India, Delhi में, ठीक है? There was one university associated with it, right? You are aware of it? Recently, डॉक्टर्स थे ना वो। I don't know, but there was one university associated with it. So as a university, your main role is to educate and not to support any kind of activities जो एंटी सोशल है. एक और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए. अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहते हो अपने आसपास में क्या होता है, जानते हो उसका नाम जे से शुरुआत होता है. छोड़ो, आई डोंट नो. व्हाट इज नंबर 6? फाइनेंशियल असिस्टेंस. असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हेल्प, मदद. व्हाट इज नंबर 7? व्हाट इज प्रिवेंट? प्रिवेंट मतलब बढ़ावा देना कि रोकना. किस चीज़ को रोकने की बात कर रहे हैं अपन? कंजेशन. व्हाट इज कंजेशन? ओवर क्राउडनेस को रोकना, ठीक है. व्हाट इज नंबर 8? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल हियर? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं, चलो धन्यवाद. ऑनलाइन कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत?